नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे संविधान के भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसके अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। अब हम बात करेंगे किस भाग में क्या क्या विषय है, मींस किस भाग में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर दिया गया है और उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता है और उससे संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक कानून दिए गए हैं। ऐसे ही भाग 3 में मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर हम ऐसे याद करने बैठेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हो जाएंगी, क्या क्या याद करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि संविधानविदों ने क्यों इसी क्रम में सब चीजों को रखा, कोई तो एक कारण होगा। जैसा कि आपको पता होगा, संविधान करता क्या है। संविधान किसी भी देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा वहां की सरकारों द्वारा शासन किया जाता है, मतलब कुछ नियम और कानून होते हैं। मैंने संविधान की डेफिनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में दी भी है। मींस संविधान में ऐसे नियम कानून लिखे रहते हैं जिसके द्वारा किसी देश का शासन किया जाता है। किसी देश या राज्य, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करेंगे तो देश को हम बोलते हैं राज्य या स्टेट। अब किसी देश पर शासन करना है तो उस देश के क्या क्या मूलभूत तत्व होते हैं। किसी भी देश मींस स्टेट के 4 मूलभूत तत्व होते हैं। जैसे लोकतंत्र की आपको डेफिनेशन पता है अब्राहम लिंकन की। ऐसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 तत्व बताए कि अगर ये 4 तत्व कहीं मौजूद हैं तो वो एक राज्य होगा। क्या क्या? जैसे पहला तत्व है निश्चित भूभाग, एक उसकी सीमा होनी चाहिए। जैसे भारत है तो भारत का आप मैप देखते हैं तो उसका एक निश्चित भूभाग है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, अगर भूभाग है तो कुछ लोग भी होने चाहिए। अगर लोग नहीं है तो वहां पर क्या संविधान बनेगा, तो जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या मतलब वहां के लोग नागरिक होने चाहिए, जैसे हम और आप भारत के नागरिक हैं। तीसरा तत्व किसी राज्य के होने के, स्टेट के होने का होता है कि वहां सरकार होनी चाहिए। सरकार अब लोकतांत्रिक भी हो सकती है, गैर लोकतांत्रिक भी हो सकती है, लेकिन राज्य होने के लिए वहां पे सरकार होनी चाहिए। और वो संप्रभु होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए। मींस अपने डिसीजन खुद ले सके, आंतरिक हो या बाह्य हो। मतलब संविधान किसी राज्य को चलाने के लिए एक दस्तावेज है। और राज्य में क्या क्या तत्व होते हैं? एक होता है निश्चित भूभाग, एक होता है जनसंख्या या नागरिक, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। बस इसी आधार पर पूरे संविधान की कल्पना की गई है और सारे अध्यायों को ऐसे ही जोड़ा गया है। इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब देखते हैं कैसे। आते हैं पहले भाग पर। पहला भाग क्या बताता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग में संविधान की किताब खोलेंगे, अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय अगर खोलेंगे तो उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 मिलेगा और उसमें बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एक संघ होगा और उसमें क्या क्या राज्य क्षेत्र हैं। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक जैसे बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। तो कहां बताया गया? अनुच्छेद 1 में बताया गया। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया कि अगर कोई बाहरी राज्य है उसको मिलाना है, जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उसको भारत में मिलाया गया तो क्या तरीका होगा, तो वो प्रोसेस लिखिए। तो सरकार राज्य होने का जो पहला होता है निश्चित भूभाग। तो संविधानविदों ने सबसे पहले बता दिया कि संघ क्या है, भारत की क्या क्या सीमाएं हैं, कौन कौन से राज्य हैं, और अगर राज्य बनाना भी है तो क्या प्रोसेस होगी, हटाना है तो क्या प्रोसेस होगी। इस तरीके अनुच्छेद 3 में बताया गया कि राज्यों की सीमा का परिवर्तन, जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, इनको अगर सीमा बदलनी है तो क्या करना है, नाम बदलना है तो क्या करना है। तो पहले भाग में निश्चित भूभाग, संघ और राज्य क्षेत्र बताया गया है, तो आपको ये क्लियर रहेगा। दूसरे भाग में बात उन्होंने की राज्य होने के लिए क्या, जनसंख्या या नागरिक। संविधानविदों ने भी दूसरी बात क्या की, नागरिक। अब राज्य तो बन गया लेकिन कुछ नागरिक तो होने चाहिए। अब नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो भाग 2 में आ जाते हैं कि कैसे कोई भारत का नागरिक बनेगा, कोई जन्म से होगा, या किसी को नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, या फिर कोई नागरिक ऐसे काम करता है जिसकी नागरिकता हटानी है, रद्द करनी है, तो उसके प्रावधान कहां मिलेंगे आपको? भाग 2 में, अध्याय 2 पढ़ेंगे सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से 11 तक के सारे प्रावधान जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। मींस राज्य होने के जो 2 तत्व थे शुरू के 2 अध्याय में आ गए। तीसरा राज्य होने का तत्व क्या है? सरकार होनी चाहिए। एक भूभाग है, भारत देश है, ठीक है। भारत देश में कुछ लोग रहते हैं, कुछ क्या, भारत में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, 130 करोड़ लोग रहते हैं। अब उनके द्वारा एक क्या, सरकार चुनी जाएगी। सरकार क्यों चुनी जाएगी? शासन करेगी। वो शासन कैसे करेगी? संविधान के माध्यम से करेगी।
अब हम तीसरी बात करते हैं सरकार की, लेकिन इससे पहले देखिए संविधानविद ने ऐसा नहीं किया कि सीधे तीसरी सरकार पर ले आएंगे। ठीक है, संविधानविदों ने क्या किया, संविधान के अंदर ही बता दिया कि जो नागरिक हैं तो नागरिक के कुछ अधिकार भी होने चाहिए। देखिए इसीलिए भारत का संविधान बहुत विस्तृत हो गया। अमेरिकी संविधान पढ़ेंगे तो छोटा सा है, सिर्फ मौलिक अधिकार की बात उन्होंने कर दी। भारत के संविधान में सब कुछ बताया गया। तो नागरिक है तो नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार भी होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सीधे इधर से इधर आने से पहले उन्होंने क्या किया, नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की। क्या की, तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स में नागरिकों के मौलिक अधिकार, शुरुआत में 7 तरीके के मौलिक अधिकार थे, बाद में संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया। तो अब 6 तरीके के मौलिक अधिकार जो हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में दिए गए हैं। इसलिए बहुत याद रखिएगा, पहले क्षेत्र फिर नागरिकता। अब जो लोग नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार वगैरह आप जब पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार कहां मिलेंगे, भाग 3 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। अब होता क्या है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल गए, लेकिन जो मौलिक अधिकार दे रहा है उसके ऊपर भी तो कुछ पाबंदी होनी चाहिए। मींस जैसे जहां सरकार होगी तो सरकार को भी तो निर्देशित किया जाना चाहिए कि वो किस तरीके के नियम कानून है। तो संविधान में उन्होंने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि जो सरकारें होंगी वो किस तरीके के कानून बनाएंगी और उनमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मींस जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार होगी वह जब कानून बनाएगी तो उसमें किस तरीके के निर्देशक तत्व होने चाहिए जिससे नागरिकों के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, पशुओं की नस्ल का संरक्षण करना। ठीक है, इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब ये भाग 4 में बात आ गई। साथ ही साथ मैंने ब्लू कलर से, अलग कलर से जोड़ा, ये भाग 4 का 4A मूल कर्तव्य, ये एक्चुअली मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। बाद में 1976 में ये चैप्टर जोड़ा गया जिसका नाम है 4 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 से नहीं सॉरी अनुच्छेद 51A, देखिए ए जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। तो 1976 में इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने यूएसएसआर सोवियत संघ से प्रभावित होते हुए एक कमेटी बनाई थी जिसको बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति। उसकी अनुशंसा के आधार पर एक अध्याय जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 4A। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, अध्याय शुरू में भी 22 थे, बाद में भी 22 रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 4 के बाद 5 नहीं जोड़ा, 4A जोड़ दिया। तो 4A में क्या रखा है, मूल कर्तव्य। तो शुरू के जो आपको 4 जो आपको दिख रहे हैं 4A तक, ये बात क्या करते हैं, कुल मिलाकर निश्चित भूभाग, जनसंख्या या नागरिक और उनको मिलने वाले मौलिक अधिकार या उनके द्वारा सरकार जो नीतियां बनाएंगी उसके निर्देशक तत्व और नागरिकों के मूल कर्तव्य भी, ये बाद में जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर आपके 2 पॉइंट यहां पर हो गए कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, ठीक है, नागरिक का। फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 4A। अब बात करते हैं, तीसरा पोर्शन होता है किसी राज्य का, वो होता है सरकार। सरकार का मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया, सरकार भारत में संघात्मक ढांचा है। हालांकि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक संघात्मक ढांचा है। पहले आर्टिकल में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा मीन्स सरकार है। तो सरकार कैसी है भारत में आपको पता है, एक क्या है ऊपर क्या है, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं संघ सरकार। इसके बाद नीचे राज्य है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव हुआ है इसलिए आना चाहिए। इसके नीचे क्या है, संघ सरकार के नीचे राज्यों में सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब की सरकार है। तो कुछ राज्य सरकार है। राज्य सरकार के नीचे क्या होता है, पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे आपका कुछ जो इलाके बच जाते हैं, जनजाति या जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वो बच जाते हैं। तो अब हमने राज्य का जो तीसरा एलिमेंट बताया था सरकार, तो संविधानविदों ने 5वां जो कॉलम दिया, जो अध्याय दिया, वो दिया संघ सरकार। मींस केंद्र सरकार से संबंधित जो भी कानून, नियम, कायदे हैं वो सभी किसमें मिल जाएंगे आपको, अध्याय 5 में, अनुच्छेद 52 से 1 से 51 तक। सीधे सीधे 100 आर्टिकल्स जो हैं इसी चीज को समर्पित हैं। इसी में आपको सुप्रीम कोर्ट, कैग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित चीजें जो हैं वो आपको भाग 5 में मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात हो गई केंद्र की। तो अगले चैप्टर में क्या करेंगे संविधान में, अगले चैप्टर में बात आएंगे क्या, राज्य सरकारों के बारे में। तो भाग 6 में बात की क्या,
राज्य सरकारों से संबंधित जो भी नियम कायदे कानून वो सब कुछ दिए हैं। सीधा सीधा है, इसमें कुछ आपको रटने वाली चीज नहीं है, आप एक बार समझ जाएंगे। संघ सरकार, फिर राज्यों में सरकार। इसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 में क्या है? भाग 7 में जो कुछ था उसको डिलीट कर दिया गया, पहले था उसको डिलीट कर दिया गया। एक्चुअली राज्यों से संबंधित जो प्रावधान थे वो भाग 7 में होते थे। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस भाग को डिलीट कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 हुआ करता था, अब ये निरस्त हो गया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से और क्या क्या प्रावधान लिए गए, भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ये तो डिलीट किया गया था, क्या क्या जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन, इसलिए आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ते जाएंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। अब इसके बाद क्या है, अब हमने संघ सरकार कर ली, राज्य सरकार कर ली, लेकिन आपको पता है भारत में राज्य सरकार के साथ साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी हुआ। तो इनके बारे में जो प्रावधान है वो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, अनुच्छेद 239 से 242। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 239A, 239AA दिल्ली पौंडीचेरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर विधानसभाएं हैं और देखते हैं हमेशा मामला उलझा रहता है, इसलिए याद होना चाहिए। आप जानते हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा टसल रहती है, तो इसलिए ये प्रावधान आपको याद होने चाहिए। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान थे वो संविधानविदों ने लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं, ये मैंने ब्लू में लिखा है, जो ब्लू में लिखा है इसका मतलब नया जोड़ा गया है। आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-1993 में हुआ था। इसके माध्यम से कुछ चीज नया भाग जोड़ा गया था, संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश। इसके नीचे क्या होता है, 3 टियर जो सिस्टम आया, इसके नीचे होती पंचायतें या नगर पालिकाएं, जो कोई पहले नहीं थी। 1992 में जोड़ा गया, मैंने इसमें वीडियो डिटेल लेक्चर भी बनाया पंचायती राज पे, आप देख सकते हैं। तो पंचायतों का प्रावधान जोड़ा गया, ये पहले नहीं था, इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है भाग 9 पंचायतें संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 243 से 243O तक। हिंदी में मत याद कीजिएगा वरना भूल जाएंगे। 243 से 243O तक। इसमें क्या है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। पंचायतों में आप जानते हैं 3 टियर सिस्टम इंडिया में, जो गांव में भी पंचायत सिस्टम है, जिससे लोकल जो नीचे तृणमूल स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर अगर आपको डेमोक्रेसी पहुंचानी है तो उसके लिए पंचायतों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, भाग 9 में। अब भाग 9A की बात करते हैं। पंचायतों की बात तो हो गई कहां पर, जो आपकी ग्रामीण आबादी हो गई, वहां पर तो पंचायतें हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में शहरी आबादी भी है, कस्बे टाउन भी हैं। तो जो नगर पालिकाएं हैं, जो टाउन एरिया है, म्यूनिसिपैलिटीज जो है, उसके लिए प्रावधान दिया गया 9A में। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों का था और 74वां जो था वो नगर पालिकाओं का था। तो नगर पालिकाओं को संबंधित प्रावधान जो है 9A में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रहेगा 9वां भाग जो है वो पंचायतों का है, 9A जो है नगर पालिकाओं का है। इसके बाद सन 2011 में फिर से संविधान संशोधन किया गया, एक पार्ट जोड़ दिया गया, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे आपको पता होगा, जिस आप अमूल का दूध पीते हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए, सो दैट जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर लोग मिलकर नई उद्यम कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, कोऑपरेटिव जो कमेटी है उनको सीधे संविधान में ही डाल दिया गया। तो 9B नाम का एक पूरा चैप्टर संविधान समितियों का, अनुच्छेद 243 ZS से लेके ZT तक। अब ये याद भी ना रहे तो इतना बड़ी चीज नहीं, आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए कि 243 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 10 जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। मैंने सरकार के अंदर सब कुछ पढ़ लिया, संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतें, नगर पालिकाएं, लेकिन कुछ एरिया जैसे होते हैं जो बच गए हैं। जैसे कौन, जहां पर अनुसूचित एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे असम हुआ, मेघालय हुआ, यहाँ पर जनजातीय आबादी ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों के लिए, उनकी लोकल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए संविधानविदों ने पहले से ही ऐसे कुछ प्रावधान कर रखे हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रशासन होगा। जब आप 5वीं 6वीं अनुसूची पढ़ेंगे, जिसका वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, उसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ राज्यों या कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, जहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। तो अनुच्छेद, ये अध्याय 10 को आप जरूर याद रखिएगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड और जो ट्राइबल एरिया है, इसके लिए प्रावधान 244 से 244A में दिए गए हैं, जो आपको बताता है कि कैसे इन क्षेत्रों में प्रशासन करना है। तो होपफुली आपको 1 से 10 तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, जो निश्चित भूभाग है, फिर नागरिक हैं, फिर नागरिकों को मिलने वाले अधिकार है, मौलिक अधिकार जो आपको राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है,
फिर नीतिनिदेशक तत्व हैं जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। फिर नागरिकों के अपने कुछ कर्तव्य भी हैं। इसके बाद सरकारें आती हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार, इसके बाद संघ राज्य सरकार मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, फिर पंचायतें आती हैं, नगर पालिकाएं आती हैं, सहकारी समिति आती है, और 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। होपफुली आपको इसमें इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलो, जैसा कि आपको पता है कि अब संघ सरकार है और राज्य है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होंगे। एक्चुअली है क्या कि भारत का संविधान इसलिए विस्तृत हो गया क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की परिस्थितियां बड़ी अजीब थी, बहुत ही जटिल परिस्थितियों में था। एक तो देश का बंटवारा हो गया था, साक्षरता बहुत कम थी, तो ऐसा संभावना थी अगर हमने कुछ लिखा नहीं तो हो सकता है लड़ाई हो जाए, राज्यों के बीच में हो जाए, संघ और राज्य के बीच में हो जाए। तो संविधानविदों ने काफी दूरदर्शिता दिखाई और चीजों को लिख दिया, इसीलिए दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान हमारा बन गया। तो भाग 11 में क्या किया, जो सरकारें हैं उनके बीच में कोई लड़ाई ना हो, केंद्र और राज्यों के बीच में, तो भाग 11 में उन्होंने क्या किया, संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध हैं उनके बारे में लिख दिया गया। संघ और राज्यों के बीच के संबंध भाग 11 में रख दिया गया। ठीक है। इसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, क्योंकि मेनली लड़ाई होनी किसकी वजह से, पहली बार तो उन्होंने बोल दिया प्रशासनिक संबंध जो भी है संघ और राज्यों के बीच में, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263, लेकिन अब बात आती है वित्त और संपत्ति, इनके बंटवारे पर लड़ाई होती ज्यादा। तो भाग 12 में उन्होंने साफ साफ लिख ही दिया है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं, अनुच्छेद 264 से 300 ए, आपको पता होगा 280 में फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, 300 ए तो आपने सुना ही होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले जो मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 ए में। तो जैसे ही आपको ये सब चीजें पता चलेंगी तो आप अपने आप जान जाएंगे भाग 12 में वित्त और संपत्ति वाली बातें हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद संविधानविदों ने क्या किया कि जो भारत के अंदर जैसे व्यापार, वाणिज्य, ये सब चीजें होनी है, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति जाएगा या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इनके लिए जो प्रावधान रखे गए हैं वो भाग 13 में रखे गए। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, 10 और 11 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब इसके बाद आती है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, उनके लिए बात की गई है 308 से 323 के बीच में। इसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस कौन क्रिएट कर सकता है, राज्यसभा के पास एक विशेष पावर होती है, तो ये चीजें जो है भाग 14 में रखी गई हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले भाग पे जिसमें ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनकी बात की गई है। भाग 14 ए, ये बाद में जोड़ा गया है क्योंकि ट्रिब्यूनल शुरुआत में नहीं होते थे। हमने बताया था आपको जुडिशरी में क्या है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे लोअर जुडिशरी है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए विशेष ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड था, हालांकि उसको अभी खत्म कर दिया गया है। ठीक है। जैसे आपने बार बार नाम सुना होगा एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जितने पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं वो वहीं जाते हैं। तो ये भाग जो है बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ये चीजें जो क्या होती थी, राज्यों के बीच में विवाद हुआ करते थे, जैसे नदी विवाद होता था, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिया गया। तो भाग 14 ए जो है ये अधिकरण बाद में जोड़ा गया। ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा 323 ए बी ऐसे प्रावधान है। ये तो सारे प्रावधान हो गए आपके जो दो राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक और वित्तीय चीजें थी। अब बात आती है किसी भी लोकतंत्र में सबसे अहम पिलर क्या होता है, निर्वाचन, जिसके द्वारा जनता अपने जो प्रतिनिधि होती है उनको चुनती है। ठीक है। तो भाग 15 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर याद रखिएगा, भाग 15 जो है वो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, निर्वाचन आयोग क्या होगा। ठीक है। और निर्वाचन संबंधी जितने प्रावधान हो सकते हैं अनुच्छेद 324 ए से 329 ए में रखे गए हैं। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, सिर्फ ट्रिब्यूनल्स वाला जो पार्ट है ये आपको बाद में जोड़ा गया है। अब चलते हैं आगे। भाग 16 में क्या रखा गया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, इस तरीके जो उपबंध रखे गए, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, तो इस तरीके के लिए के जो विशेष उपबंध हैं वो भाग 16 में है। जैसे एससी के लिए कमीशन बनता है, एसटी के लिए अलग कमीशन है, ओबीसी के लिए अलग आयोग बनता है। तो जो ये विशेष वर्गों के लिए उपबंध किए गए हैं ये भाग 16 में। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं राजभाषा, काफी विवादित विषय रहता है। तो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की जो भाग है वो भाग 17 में, अनुच्छेद 340 से 351 के बारे में। ठीक है। जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, ऑफिशियल आधिकारिक राजभाषा। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन,
तो आपको मैंने बताया भी था इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं। याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट है जिसमें लोग गलत कर जाते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, ये एक अलग जगह से है, और इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान जो मूलभूत अधिकार, जो मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं, वो किसी अलग देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपात उपबंध 18, 15 निर्वाचन के लिए, 17 राजभाषा के लिए, और 18 क्या है, आपात उपबंध। इनको आप जरूर याद रखिए, 352, 308, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भाग, ये सब मिसलेनियस है। 19, 20 याद रखना है आपको संविधान संशोधन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन, और ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो आपको जो मेनली आपको याद रखने वाले हैं इसमें, वो एक राजभाषा, 18वां आपात, और 20वां संविधान संशोधन। चलते हैं आगे। अब देखते हैं, एक सवाल यूपीपीसीएस में आया था 2013 में, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मौलिक अधिकार, मैंने आपको क्या बताया, पहले निश्चित भूभाग, फिर नागरिकता। नागरिकता में नागरिक के मौलिक अधिकार आएंगे, वो किस में आएंगे, भाग 3 में। तो ए का क्या हो जाएगा, 2, मीन्स ए और सी में कुछ आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य, भाग 4, मैं आपको बताया था, मैंने 4A में बताए थे। इसके बाद संघ, जैसे मौलिक कर्तव्य खत्म होते थे तो 5वें भाग में क्या था, संघ था। आपात उपबंध मैंने आपको अलग से याद रखने के लिए बताया था, 18वें नंबर पे आपात उपबंध है, और 15वें नंबर पे आपका निर्वाचन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है, जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई है कि निश्चित भू क्षेत्र, इसके बाद नागरिक, ठीक है, नागरिक के बाद सरकार, और सरकार जो क्या होती है, संप्रभु, जिसपे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो भू क्षेत्र में पहला, नागरिक में दूसरा, और सरकार उसके बाद 5वें से शुरू हो जाएगी। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसकी और प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।